रिवीजन स्टार्ट करनी है, दैट इज ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस। ये पूरे का पूरा यूनिट होता है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का। दो चैप्टर इसमें इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकंड चैप्टर इज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो अरेंजमेंट होती है उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं, या एन अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर एरे वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है जी, अब इसको रेक्टेंगुलर क्यों कहा जाता है, एक बात याद रखिए कि एवरी, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स और हम लोग वर्ड स्क्वायर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एवरी square can be considered as a rectangle but every rectangle cannot be considered as a square। इसीलिए हम लोग जनरलाइजेशन के तौर पे हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब जब मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। जब मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखी जाएगी और उसके एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। Here small I represents number of rows and small j represents number of columns। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखनी होती है तो उसके साथ हम लोगों ने उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिखने होते हैं। तो कैपिटल A इज इक्वल्स टू, इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EIJ m by n। इसको m by n हम लोगों ने वर्ड यूज करना है, m मल्टीप्लाई बाय n वर्ड यूज नहीं करना है। Here m represents the number of rows and n represents number of columns। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं तो मैट्रिक्स कैपिटल A इस तरह से लिखी जाती है, A11 A12 A13 and so on, A1n, then A21 A22 A23 and so on, A2n। after that similarly हम लोग सारी टर्म्स लिखते हैं AM1 AM2 AM3 and so on, AMn। इसका मतलब है दिस इज m by n, यहाँ पे हमारे पास m रोज हो जाएंगी और n कॉलम हो जाएंगे। याद रखिएगा इस तरह से हम लोग जो है वो रोज को डिनोट करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग इस तरह से अगर चेक करें देन दीज विल बी कंसीडर्ड एज कॉलम्स। तो हमारे पास यहाँ पे चेक कर लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू m नंबर ऑफ रोज हैं और 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n। ठीक है, अब सबसे पहले मैट्रिक्स की स्टडी में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग बना किस तरह से सकते हैं, जनरली इसमें से क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह से आता है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कैपिटल A ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ऑर्डर 3 by 3। ठीक है, और where Aij is equals to, Aij हमारे पास किस तरह से है, लेट अस सपोज I plus j divided by 2। अब जब हम लोग इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास उस मैट्रिक्स के 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो जब मैट्रिक्स में हम लोगों ने बनाना है तो पहले इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं, A11 A12 A13 then A21 A22 A23, after that A31 A32 and A33। इसका मतलब 3 by 3 ऑर्डर में हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे। जनरली जो ये ऑर्डर होता है इनको मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर कितने आते हैं। अब अगर हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को हम लोगों ने इस रूल के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग A11 की बात करते हैं देन A12 A13, उसके बाद A21 A22 देन A23 और उसके बाद लास्ट है A31 A32 एंड देन A33। अब अगर बात करें A11 तो हम लोगों ने इस रूल के साथ कंपेयर करना, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली A12 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/2। अगर अगला एलिमेंट करते हैं दैट विल कम आउट टू बी 2 देन 3/2 अगेन 2, दिस इज 5/2, this is 2, this is 5/2 and then this is equals to
3। मतलब क्या है कि सारी की सारी वैल्यू इसके साथ कंपेयर करनी है और राइट हैंड साइड पे पुट करके हम लोगों ने ये सारी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इस वैल्यू में जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a11। चेक कीजिए, a11 का आंसर आया था 1, a12 3/2, then this is 2, after that 3/2, 2 5/2, and then 2 5/2 and 3. So this is the construction of the matrix for this thing, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस क्या कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स और इसी के साथ एसोसिएटेड होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स और इसी के साथ एसोसिएटेड होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्रिसेस आपस में एसोसिएटेड किस तरह से होती हैं। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये नहीं है कि स्क्वायर वाले एलिमेंट्स ही होते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर 2/2 की भी हो सकती है और 3/3 ऑर्डर की भी हो सकती है, सिमिलरली 4/4 5/5। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2/2 और 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीस टू मैट्रिसेस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स? द रीजन इज दिस कि जब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose only diagonal elements are present. Let us consider A 0 0 0 2 0 0 0 and C। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डायगोनल है इस मैट्रिक्स का। वैसे तो अगर हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास डायगोनल इस तरह से दो होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में सिर्फ एक ही डायगोनल कंसीडर होगा, लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल टॉप से, राइट हैंड साइड के बिल्कुल बॉटम पर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहेंगे एनी डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स a 2 और c थे, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 होते हैं then this is known as identity matrix, and this identity matrix is of order 3/3, so we can write it as I3। इसी तरह से अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 की फॉर्म में आता है, that is 2/2 ऑर्डर, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वैसे अदरवाइज और मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी है, जैसे नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, दैट डजंट मैटर, वो आप लोगों को वैसे ही पता होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो फार मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रूल होते हैं इसके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के। पहला रूल होता है, एक तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, एंड सेकंड रूल सेज दैट corresponding elements are same, corresponding elements are same। मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं मेरे पास 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स मेरे पास है A B C D और एक मैट्रिक्स फिर से मेरे पास है 1 2 3 4। This is matrix capital A, this is B and this is C। तो I will say that कि A और B क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑर्डर चाहे इन दोनों मैट्रिक्स का सेम है, ऑर्डर इसका क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, लेकिन साथ के साथ मैंने बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट है इधर भी वही पहला एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास क्या है, A और C मैट्रिसेस जो है दोनों की दोनों, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड हम लोगों को तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब 1 मार्क का क्वेश्चन पूछना तो हम लोग को ये दिया होगा कि A और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हम लोग को ये कहा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A B एंड C एंड D। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये हमारे पास आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इस तरह से पूछा जाता है, let us consider I am having a D matrix x minus y 2 3 and x plus y, और मुझे ये कहा जाता है कि find out the value of x and y if A and D matrix are equal। In that case what we need to do, x minus y is equals to 1, x plus y is equals to 4।
और उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं। दोनों इक्वेशन को हम लोग 10th क्लास का मेथड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को इस तरह से कहा होता है कैपिटल E x y 2 3xy। अब हम लोग को ये कहा होता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब की बात क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी x y 1, दूसरी इक्वेशन बनेगी x y 4। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड लगाना पड़ता है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। और उस फार्मूले को सॉल्व करते हैं जब हम लोग फार्मूला लगा के तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को मैट्रिसेस में 3 मार्क्स में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जब भी कोई नई स्टडी मैथमेटिक्स में की जाती है तो बेटा जी उस स्टडी को मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 4 बेसिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट डिवीजन। अब होता क्या है कि मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है। तो डिवीजन का लिए क्या होता है कि बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर में एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल एलिमेंट के बजाय 2 एलिमेंट में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम लोग वहां पे डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ता है कि a ओवर b फाइंड आउट करने के बजाय हम लोग इसको a into b इनवर्स कर लेते हैं। जब कोई टर्म ऊपर जाती है या ऊपर से टर्म जो नीचे आती है तो उसकी पावर -1 हो जाती है। तो सेम केस हम लोग मैट्रिक्स के साथ कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं b के इनवर्स को। ठीक है, इनवर्स इसके बाद का टॉपिक है। मैट्रिसेस में इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो मींस टू से कि डिवीजन के लिए भी हम लोग इनडायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करते हैं। अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज order of two matrices should be same। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है। लेट अस कंसीडर कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और कैपिटल B मेरे पास है -1 7 2 3 4 एंड 5। चेक कीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। बिकॉज़ ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस इज नॉट सेम, आई कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। -1 0 3 2 7 एंड -8। नाउ चेक कीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 है, तो I can add A और C और I can subtract A and C। अब इसके बाद जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है, अगेन रूल सेज दैट कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में एंड सो ऑन। अब अगर हम लोग a plus b फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन व्हाट विल बी द आंसर? 1 plus -1, आंसर इज 0। Then 2 plus 0 2, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6, 5 plus 7 12, 6 minus 8 आंसर इज -2। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो a minus b, व्हाट विल बी द आंसर? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 plus 1 क्या आंसर हो जाएगा? 2। Then 2 minus 0 again 2, 3 minus 3 0, 4 minus 2 2, 5 minus 7 -2, 6 plus 8 14। तो यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि ऑर्डर शुड बी सेम एंड आफ्टर दैट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या करना होता है बेटा जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस may or may not be same। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब रूल क्या कहता है जब मल्टीप्लिकेशन करना है? रूल ये कहता है
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अब यहां पे चेक कीजिए, ये मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं 3, तो दीज टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि एडिशन में इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन में इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यहां चेक कीजिए मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि a और c की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो यहां चेक कीजिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, तो दीज टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि एक तो ऑर्डर जरूरी नहीं है इक्वल होए, सेम होए। मेन रूल ये होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स रखनी है उसके नंबर ऑफ रोज दूसरे नंबर ऑफ मैट्रिक्स के दूसरे नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है, आप लोगों ने बेटा याद रखना है, इस तरह से 7 हम लोगों ने बनाना है। 7 बनाना नहीं मतलब, मेरा कहने का मतलब है ये अपने माइंड में रखना है कि दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस। अब ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, रोज को, और ये चीज रिप्रेजेंट करती है कॉलम। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन होनी है तो पहली मैट्रिक्स की रोज दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। हाँ, मल्टीप्लिकेशन है, अगेन कोई बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो if we want to find out here a into b, what will be the answer? 1 into -1 plus 2 into 2 4 and then 3 into 4 12। ये तो वो आपकी पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है तो और आंसर इज 7 plus 6 plus 3 5 15। ये हमारा पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो की बात करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। इसके बाद ये दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 प्लस 5 3 15 6 5 30, और उसके बाद इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट बिफोर अप्लाइंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक चीज हम लोग याद करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज क्या चीज होती है? ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम लोग जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। जो m by n ऑर्डर है उसको हम लोग n by m कर देते हैं। मींस टू से जो रोज हैं उनको हम लोग कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। लेट अस कंसीडर कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 -1 0 and 6। इसका ऑर्डर 2 by 3 है, तो A ट्रांसपोज, या तो हम लोग इसको A की पावर t लिखते हैं या A डैश के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर पेपर में डैश भी लिखा हो तो इट मींस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका हो जाएगा 2 by 3 ऑर्डर था, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 by 2। मतलब जो ये रो है इसको कॉलम के तौर पे लिखना है, दैट इज 1 2 and 3। उसके बाद ये रो है इसको कॉलम के तौर पे लिखते हैं -1 0 and 6। चेक कर लीजिए, इसका ऑर्डर 3 by 2 है, 3 रोज और 2 कॉलम हमारे पास आ गए हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मींस टू से उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर देना है। अब इसके बाद बात आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है बेटा जी, याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। मतलब क्या है कि हम लोग किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगेन इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं
और उसमें से माइनस का साइन कॉमन निकल के हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ लग गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आंसर सेम आ जाता है और अगर आंसर में माइनस का साइन कॉमन निकल जाए और उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आए देन दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ड यूज कर रहा हूं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix can be uniquely expressed। बेटा uniquely भी word underline कर रहा हूं, uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। हर एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर लिखा जा सकता है, दैट इज कैपिटल A इज टू P प्लस Q। यहाँ पे सिर्फ P और Q जस्ट एब्रिविएशंस हैं फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैपिटल A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, P और Q सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं और P की वैल्यू होती है 1/2 इनटू A प्लस A ट्रांसपोज और Q की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 इनटू A माइनस A ट्रांसपोज। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देता हूं आप लोगों को और आप लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेटा जी इसके दो तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रोज और कॉलम के ऊपर ऑपरेशन वगैरह लगा के हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड एंड दिस मैट्रिक्स मेथड बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद ये मेथड अप्लाई करते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने का। और थर्ड वन है इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है बेटा ये फॉर दिस सेशन ओनली आपके सिलेबस में से रिमूव है, तो हमारे पास सिर्फ दो बचते हैं, एक मैट्रिक्स मेथड जो डिटरमिनेंट के चैप्टर में होता है और एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड होता है। जो मैट्रिक्स मेथड है ये हम लोग डिटरमिनेंट का चैप्टर तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स में होता है जनरली आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि कैपिटल A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप लोगों को कहा गया कि प्रूव दैट a³ - 3a² + 5a + 7i = 0। क्वेश्चन पढ़े हैं ना? ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस = 0 बेटा और साथ में लिखा होता है एंड हेंस फाइंड आउट A इनवर्स। अगर आपको वर्ड हेंस नहीं लिखा है देन इट इज आवर ओन चॉइस कि हम लोग इसको 0 प्रूव करते हैं, उसके बाद जो मर्जी मेथड लगा के इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर कहा है हेंस फाइंड आउट A इनवर्स बेटा तो इट मींस आप लोगों ने यही इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट करना है इनवर्स। अब इस इक्वेशन को यूज करके मैट्रिक्स के इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी टर्म उठा के दूसरी साइड पे रह देनी है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इसी साइड पे रहने देना है। सो 7i = -a³ + 3a² - 5a। नाउ a³ का मीनिंग ये नहीं है कि हम लोग a के एलिमेंट्स का क्यूब करते हैं। a³ का मीनिंग है a × a। दिस इज द मीनिंग ऑफ a³ इन द मैट्रिक्स। पहले आप a और a को मल्टीप्लाई करके a² निकालेंगे, फिर a² को a के साथ मल्टीप्लाई करके a³ निकालेंगे। और बेटा ये जनरली ये क्वेश्चन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आता है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप इसको लिखिए प्री मल्टीप्लाई चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई। इट विल बी 7a इनवर्स = -a² + 3a - 5i, क्योंकि जब a इनवर्स के साथ a की पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1 पावर 2 रह जाएगी, 2 और -1 पावर 1 रह जाएगी और 1 और -1 पावर 0 हो जाएगी और समथिंग रेज़ टू 0 क्या आता है 1। और 1 को हम लोग जनरली मैट्रिक्स की फॉर्म में आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखते हैं। इसके बाद a इनवर्स = 1/7 -a² + 3a - 5i और इसके साथ हम लोग क्या 7 के साथ डिवाइड कर देंगे ये सारे सॉल्यूशन को और जो रिजल्टेंट आंसर हमारे पास आता है
that will be the inverse of the matrix. ठीक है जी, so that's all.